Good morning, students. Now start our new chapter, Civics first chapter, Power Sharing. I think थोड़ा सा निमेश सर ने समझाया भी था. What is the meaning of power sharing? पावर में उसके पास किसी भी व्यक्ति के पास या गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है, जो उसके पास शक्ति, और शेयरिंग मतलब उसको शेयर करना. तो हम अलग अलग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग का मीनिंग हर जगह पर क्या होता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं पावर शेयरिंग के. जैसे सबसे पहले मीनिंग दिया है पावर शेयरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग? शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट पीपल, parties, social, religious and linguistic group that usually happens in democracy. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, कुछ लोगों में, पीपल्स में, पार्टीज में, या सोशल जो ग्रुप बनते हैं उसमें, रिलीजियस ग्रुप यानी कि धर्म के आधार पर कोई ग्रुप बना हुआ है उनमें, या लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पर कि लैंग्वेज बेस पर अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसमें पावर को शेयर कर देना और फिर गवर्नमेंट चलाना. तो ये होता है पावर शेयरिंग की पावर को किस तरह से कोई भी कंट्री जो है वो पावर को किस तरह से शेयर करती है. यहाँ पर बेल्जियम का एक एग्जाम्पल दिया गया है, चैप्टर में भी दिया गया है, एंथेटिक कंपोजिशन इन बेल्जियम. बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग है, यानी कि डच जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले जो लोग हैं वो 59% है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है. इन ब्रुसेल्स 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच. यहाँ पर इनमें जो एग्जाम्पल जो दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर कि गवर्नमेंट किस तरह से बनी हुई है, कि बेल्जियम में एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन मोस्ट अबाउट 1 करोड़ है, यानी कि हरियाणा जो हमारा स्टेट है उससे भी कम पॉपुलेशन है बेल्जियम की, फिर भी वहां पर जो है पावर शेयरिंग की गई. इनकी गवर्नमेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है. वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है कि लिंग्विस्टिक जो ग्रुप जो बने हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर पावर्स जो है उन लोगों ने अलग अलग डिवाइड करके और फिर गवर्नमेंट बनाई हुई है. वैसे ही ब्रुसेल्स में 80% जो है वो फ्रेंच है और 20% डच है, बल्कि यहाँ पर भी लैंग्वेज के हिसाब से ही उनको बांटा गया है. चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिया गया है कि चैप्टर में अगर हम चैप्टर की पीडीएफ में से देखें, सबसे पहले जो एग्जांपल है बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये एक एरिया में हरियाणा से भी छोटी है, यानी कि इसका जो टोटल एरिया है, कंट्री है जबकि हरियाणा एक स्टेट है, पर ये एरिया में हरियाणा से भी छोटी है. इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. इनका जो बॉर्डर है वो इन कंट्रीज से लगा हुआ है. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के अबाउट है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जबकि हरियाणा में इससे डबल पॉपुलेशन है, हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है. द एंथेटिक composition of this small country is very complex. और यहाँ पर जो सिंथेटिक जो कंपोजिशन जो बना हुआ है, यानी कि लैंग्वेज बेस पर जो कंपोजिशन जो बना गया है कि अलग अलग लैंग्वेज के किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है पावर को, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल है. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish regions and speak Dutch. यानी कि डच जो स्पीक करने वाले जो लोग हैं वो 59% है, जबकि अनदर 40% पीपल जो है वो विलोनिया रीजियंस में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, जबकि 1% लोग ये बेल्जियम में ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी, और इसकी जो कैपिटल सिटी है ब्रिस्ले, ब्रिस्ले में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं. तो यहाँ पर ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर शेयरिंग की गई है. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. French speaking जो कि कम है यहाँ पर, वो पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो रूल करती है, जो कि माइनॉरिटी में है वो. दिस वॉज रिप्रेजेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी. ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती है. हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड
education much later. This led to the tension between the Dutch-speaking and French-speaking community. During the 1950 and 1916 के बीच में इन दोनों कम्युनिटी में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा टेंशन चली, यानी कि खींचातानी चली या तनाव चला कि पावर किसके पास ज्यादा होनी चाहिए, कौन किसको लीड करेगा. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रिसेल्स. ब्रुसेल्स में भी यही चली कि वहां पर भी दोनों कम्युनिटीज में लैंग्वेज जो के आधार पर जिनको डिवाइड किया गया था उसमें वहां पर दोनों के बीच में खींचातानी चली कि डच की ज्यादा चलेगी या फ्रेंच की ज्यादा चलेगी. ब्रुसेल्स रिप्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम, वहां पर स्पेशल प्रॉब्लम भी क्रिएट की गई. द डच स्पीकिंग पीपल constitute a majority in the country but a minority in the capital. यहाँ पर देखो थोड़ी सी समझने वाली बात है कि वैसे अगर बेल्जियम कंट्री में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो डच लोगों की थी. 59% वहां पर डच थे. बट जो कैपिटल सिटी थी, बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रिसेल्स में जो है डच लोगों की पॉपुलेशन कम थी. वहां पर सिर्फ 20% ही डच थी. इसलिए वहां पर कौन उसको कर रहा था, वहां पर फ्रेंच लोग डच लोगों को प्रमोट कर रहे थे या उनको लीड कर रहे थे. प्रमोट नहीं, उनको लीड कर रहे थे वो यहाँ पर. जबकि बाकी कंट्री में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डच लोगों की थी, पर लीड उसको कौन कर रहा था, फ्रेंच, क्योंकि कैपिटल सिटी में फ्रेंच लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका. यहाँ पर एक ऐसा ही एग्जांपल श्रीलंका का भी लिया गया है. इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु. तमिलनाडु से थोड़ी सी दूरी पर ये सबको पता है, श्रीलंका हमारा नीचे आता है साउथ में. इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन इनकी हरियाणा के जैसी ही है. इनके हरियाणा में भी इतने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन इतनी है, इतनी यहाँ पर है. लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन. यहाँ पर भी पॉपुलेशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेल्जियम का एग्जांपल था वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग था. यहाँ पर ये जो है वो रिलीजियन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. द मेजर सोशल ग्रुप आज द सिन्हाला स्पीकर. सिन्हाला वहाँ की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है सिन्हाला, जो वहाँ पर मेनली जो लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी जो है सिन्हाला. वहाँ पर 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं. तमिल स्पीकर लोग 18% ही है. अमंग तमिल्स there are two subgroups. Tamil natives of the countries आर कोल्ड श्रीलंका तमिल 13%. यहाँ पर तमिल के भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, जिनकी पॉपुलेशन 13% है. द रेस्ट हुज फॉर फर्दर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर. जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से वहां पर वर्क के लिए गए हुए हैं, जो तमिलनाडु से जो लोग वहां पर काम करने के लिए गए हैं वहां पर प्लांटेशन वर्क में काम करने के लिए. ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल करते थे उस टाइम पर उन लोगों को वहां पर काम करने के लिए ले जाया गया था, तो वहीं पर वो लोग बस गए हैं, सेटल्ड हो गए हैं. आर कोल्ड इंडियन तमिल्स, उन लोगों को इंडियन तमिल्स बोला जाता है. यहाँ पर भी तमिल्स को देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक श्रीलंकन तमिल्स है और एक इंडियन तमिल्स है. श्रीलंकन तमिल जो वहां पर ऑलरेडी रहते हैं, पर लैंग्वेज श्रीलंका के ही है, वो नेटिव, उनके जो नेटिव कंट्री है वो श्रीलंका ही है, बट वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे बिल्कुल बॉर्डर के पास लगते हैं. वैसे ही वो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल करते थे उस टाइम पर वहां पर प्लांटेशन वर्क के लिए जो मजदूर जो वर्कर्स जो लेकर गए थे वो वहां पर सेटल्ड हो गए परमानेंट, तो उन लोगों को इंडियन तमिल्स बोला जाता है. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप में भी ये सब कुछ दिखाया गया है. श्रीलंकन तमिल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ पार्ट में है. इंडिया जो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट है वहां पर ही श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं. एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट. जो सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल्स है वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो लोग बुद्धिस्ट है, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, जो कि जो तमिल वहां पर रहते हैं वो हिंदू और मुस्लिम है. जबकि सिन्हाला जो कम्युनिटी है उनकी जो मेन जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले लोग वहां पर
बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वहाँ पर ओनली सिर्फ 7% क्रिश्चियन ही है। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, दोनों में मिला के तमिल और सिन्हाला अगर दोनों कम्युनिटी की बात करें तो इन दोनों में सिर्फ 7% ही लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड है। Just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force it will on the French and German-speaking population. This would push the conflicts among communities further. तो ये जो यहाँ पर जो दिखा है, पूरा बताया गया है कि किस तरह से कि बेल्जियम का भी एग्जांपल लिया है कि वहां पर कि कम्युनिटी किस तरह से डिवाइड की गई है कि डच लोगों की सबसे ज्यादा है, बट फिर भी डच लोगों की वहां पर नहीं चलती है। वो डच जो फ्रेंच जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वही उनको लीड करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी पॉपुलेशन, कैपिटल सिटी में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि होल कंट्री में अब अगर बात करें तो डच लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, बट यहाँ पर सिन्हाला की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये कम्युनिटी यहाँ पर लीड करती है या रूल्ड करती है। दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire कंट्री, जबकि ब्रसेल्स में जो फ्रेंच पॉपुलेशन ज्यादा है वो वहां पर रूल्ड करती है, और यहाँ पर श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो यहाँ पर रूल्ड करती है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ ऑफ द कंट्रीज। अब इन दोनों के बारे में कि यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, कि यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट बनी और किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को शेयर किया या पावर को किस तरह से डिवाइड किया। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले लें, मीनिंग ऑफ द मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म क्या है? ए बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल अ कंट्री। मेजोरिटिज्म यानी कि मेजोरिटी मतलब जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, तो बिलीफ दैट लोगों का मानना है कि जिस कंट्री में जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, विच वो कंट्री पर रूल करेगी, विच एवर वे they want degrading the needs and aspiration of the minority community। और वो उन माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके लोगों की नीड्स और उनके जो जितनी भी उनकी डिग्रेडिंग है, उनकी जो कह सकते हैं कि वो जो कुछ भी वो चाहती हैं, उनकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो उसका ध्यान रखेगी या उसको दबा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेजोरिटी सिनाला कम्युनिटी इम्पोज देयर रूल्स ऑन माइनॉरिटी। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीलंका का दिया है कि सिनाला कम्युनिटी जो है वो अपने जो रूल्स हैं, अपने जो कानून जो बनाती हैं वो इम्पोज करती है, थोपती है, यानी कि उन पर जबरदस्ती माइनॉरिटी जो तमिल्स जो लोग हैं वहां पर उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती लागू करती है। तमिल इन श्रीलंका विदाउट रेस्पेक्टिंग देयर नीड्स एंड एस्पायरेशन। उनकी ना तो उनकी किसी जो है उनकी आवश्यकताओं की या उनकी किसी भी चीज की कोई रेस्पेक्ट वो नहीं करती है, बल्कि उसको वो उन पर अपने जो है अपने जो रूल्स है वो जबरदस्ती उन पर लागू करती है। मेजोरिटिज्म पॉलिसी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसी क्या है, श्रीलंका ने क्या पॉलिसी बनाई अपनी। In 1956 an act was passed that recognized Sinhala as the official language। उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट follows a preferential policy to favor Sinhala in universities positions and government job। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो पोजीशन है और गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा जो अगर किसी को रिलैक्सेशन मिलेगा या सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस तो दी जाएगी, वो सिन्हाला कम्युनिटी या सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को ही दी जाएगी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजियन। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो उनका राष्ट्रीय धर्म माना जाएगा। जबकि वहां पर जो दूसरे जो तमिल जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कौन सी रिलीजन से रिलेटेड है? हिंदू और मुस्लिम है। जबकि यहाँ पर ये जो रूल्स थे ये उनके अगेंस्ट में थे, बट फिर भी उनको ये फॉलो करने पड़े। Consequence on Tamils, feeling of allegations increased among the Sri Lankans Tamil। Alienations feeling का मतलब उनमें इस तरह की फीलिंग आई कि वो लोग हमारा ध्यान नहीं रखते या
हमारे ऊपर जबरदस्ती हमारी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दे फील सिन्हाला लीडर्स नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन लोगों को ये फील हुआ कि सिन्हाला जो लीडर्स हैं वो हमारी लैंग्वेज और हमारी कल्चर्स के लिए उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिने देम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू देम। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है गवर्नमेंट ने, और उसमें जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज जो बनाई है वो हमारे इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं देती। डिने मतलब नकारती है उनको, उनको नकारती कि हमें उन लोगों की सिनाला कम्युनिटी के इक्वल हमें राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई है। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय सिन्हाला। डिस्क्रिमिनेट मतलब उनसे भेदभाव किया गया सब जगह पर, सिन्हाला लोगों के थ्रू उनके साथ भेदभाव किया गया। हेंस द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड द तमिल स्ट्रेन, जिसकी वजह से सिन्हाला और जो तमिल जो लोग थे उनके बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। What did Sri Lankan Tamils do? श्रीलंकन तमिल ने क्या किया? They organized parties and struggled for the recognitions of Tamil as an official language. उन लोगों ने अपनी पार्टीज बनाई और स्ट्रगल किया। पार्टी बनाने की अपनी कम्युनिटी बनाई, लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और जो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने साबित की थी कि वो सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी जगह उन्होंने रखा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल। उसके अलावा उन्होंने डिमांड की कि वो एरिया जो तमिल पॉपुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा है वो उनके कंट्रोल में दी जाए, यानी कि वहां पर सिर्फ तमिल लोग ही उनको लीड करें। डिमांडेड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन एंड जॉब। वहां पर उन्होंने ये डिमांड भी रखी कि उनको जितनी भी जो भी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है या जॉब से रिलेटेड जो कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो उनमें इक्वल होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। सिन्हाला और जो तमिल इंडियन श्रीलंकन तमिल से उनमें इक्वलिटी चाहिए उन लोगों को। बाय 1980 दे स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, यानी कि उन्होंने 1980 में एक अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की, डिमांड रखी कि जो इंडियन जो श्रीलंकन तमिल लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग से स्टेट दिया जाए या अलग से उनके लिए एक राज्य बनाया जाए। नेक्स्ट वन, सिविल वॉर। इसी में है, सिविल वॉर का मतलब होता है कि अंदर अंदर जो वॉर होता है, यानी कि डायरेक्टली कोई वॉर ऐसा कि वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अंदर अंदर कंट्री में जो है वो छुप छुप कर कोई वॉर जो चलता है वो सिविल वॉर कहलाता है। द इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शन बिटवीन द टू कम्युनिटी लीड इनटू अ सिविल वॉर। अब दोनों में जो तमिल जो श्रीलंकन तमिल से उनमें और सिन्हालास के बीच में एक अंदर ही अंदर एक तरह का वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि उन लोगों ने भी उनके अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू किया। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में जो है वो एक वॉर की जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, उसमें हजारों लोग मरे। मैनी तमिल्स वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, काफी तमिल लोगों को फोर्सफुली उनकी कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर लाइफ ऑफ द कंट्री वाज टेरिबल डिस्टर्ब, और उस टाइम पर ये ऐसा हुआ, सिविल वॉर से क्या था, कंट्री के अंदर की जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है, उसकी इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस या उसकी कल्चरल जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि लोग एक दूसरे को पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, कि किसी का कोई वर्क नहीं होता है, तो उसकी वजह से देश की अंदर की कंडीशंस खराब हो जाती है, और ऐसा ही उस टाइम पर श्रीलंका में हुआ। नेक्स्ट वन, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ पर बेल्जियम का आया है कि बेल्जियम में क्या हुआ, कि श्रीलंका का अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंका में क्या हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग बेल्जियम में क्या हुआ। सिचुएशन एंड एग्रीमेंट्स मेड इन बेल्जियम आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में सिन्हाला और श्रीलंकन जो तमिल थे उन लोगों के बीच में जो चल रहा था सिविल वॉर, तो उसकी वजह से कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो सिचुएशन थी वो उससे डिफरेंट थी थोड़ी सी। Belgium leader recognized the differences and diversities in the countries. बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अलगाव और बहुत ज्यादा जो अलग अलग तरह की जो कंट्रीज में लोगों के बीच में डाइवर्सिटीज का मतलब लोगों में अलग अलग करना, कि उनको कलर के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनके किसी भी कम्युनिटी या उनके रिलीजन के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया। Between 1970 and 1993, Constitution was amendment 4 times
टू रिकमेंडिंग एवरीवन लिव टुगेदर। 1917 से लेकर 1993 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 4 बार ये अमेंडमेंट मतलब एक जो नया बिल लेकर आया गया या नया जो रूल्स बना कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बिटवीन 1917 एंड 1993। 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इक्वल। यहाँ पर इक्वल रखा गया कि डच और फ्रेंच जो स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रखा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर डच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स अगर 20 है तो फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी 20 ही होंगे, वहां पर इक्वल रखा गया। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द बोथ कम्युनिटीज। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए अलग अलग उन कंट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। नो डिसीजन कैन बी टेकन बाय एनी कम्युनिटी अनलिटरेटली। किसी भी तरह से उनको कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को किसी तरह से नीचे दबाए या उसके उनके जो उनकी रिस्पेक्ट ना करे, इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी पावर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी थी। नाउ स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं थी, यानी कि उसके अंडर में काम नहीं करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो अपना सेपरेटली अपना जो है वर्क वो करती थी। ब्रसेल्स है जो सेपरेट गवर्नमेंट, जबकि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी थी उसकी एक अलग से ही गवर्नमेंट बना दी गई थी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटी, जिसमें दोनों कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन इक्वल रखी गई। यानी ये यहाँ पर बेल्जियम में ऐसा किया है कि लोगों में किसी तरह की अंदर ही अंदर कोई सिविल वॉर भी स्टार्ट ना हो और किस तरह से सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते, तो उसी तरह से उन्होंने हैंडल किया कि उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, बट स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जो मैटर्स थे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगी। और सब जगह पर सभी जो कम्युनिटी के यानी कि जितनी भी स्पीकिंग के जो लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग थे, उन सबकी जो उनको सबको इक्वल रखा गया, कहीं पर भी उनको अलग से या उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। ब्रसेल्स जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर दोनों में 80 और 20% का डिफरेंस था कि वहाँ पर जो फ्रेंच थे वो 80 थे और डच थे वो 20 थे, बट वहाँ पर दोनों को रिप्रेजेंटेशन जो रखी गई वो इक्वल रखी गई ताकि लोगों में किसी तरह की कोई टेंशन वाली बातें ना हो। नेक्स्ट वन अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि किस तरह से उन्होंने पावर शेयरिंग की थी, उससे रिलेटेड ही बेल्जियम और इसी की बात करें हम लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना बेल्जियम में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो इक्वालिटी रखी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच, डच और फ्रेंच के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई। स्टेट गवर्नमेंट बनाई यानी कि उसने अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी। पावर शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अधीन या उसके अंडर में रहकर काम नहीं करेगी। जबकि ब्रेसलेस की जो अलग से ब्रसेल्स की जो अलग से जो गवर्नमेंट बनाई उसमें सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ द कम्युनिटीज, डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी। ये यहाँ पर एक छोटी सी बात ही दोनों के बीच में कि किस तरह से उन लोगों में उसको रखा, पावर शेयरिंग उन्होंने किस तरह से की। कि दोनों कंट्रीज की अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज में सिचुएशन अलग अलग थी, या अलग अलग नहीं कह सकते हैं कि भाई लैंग्वेज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि श्रीलंका में सिनाला और श्रीलंकन तमिल्स थे, जबकि वहां पर फ्रेंच और डच लोग थे बेल्जियम में। तो दोनों ने अपनी सिचुएशन को किस तरह से जो है वो कंट्रोल में लिया, वो बात यहाँ पर आई कि बेल्जियम ने एक छोटी सी कंट्री है पर फिर भी उसने कि अंदर ही अंदर लोगों के बीच में किसी तरह की कोई सिविल वॉर ना हो, कि टेंशन की कंडीशंस वहां पर क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने लोगों को काफी अच्छी तरह से समझाया और उसको जो है सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। जबकि श्रीलंका में उन्होंने अब उसकी कंट्रोल में नहीं रखा, उन्होंने अपनी चलाई, यानी कि सिन्हाला जो कम्युनिटी थी उन्होंने अपनी चलाई की, जिसकी वजह से कि उन्होंने अपने जो रूल्स जो रेगुलेशंस जो बनाए गए वो उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती लागू किए, कि जिसकी वजह से जो दूसरे लोग थे उनको जो परेशानियां होने लगी तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक सिविल वॉर चल गया कि अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे, कुछ बहुत सारे लोगों को अपनी जो है वो कंट्री छोड़कर जाना पड़ा।
और कंट्री को भी इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें यही एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं कि डच और पूरा इसमें कि किस तरह से वो उन लोगों ने सिविल वॉर को किस तरह से अपने आप से सोर्ट आउट किया था। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया के बारे में आएगा, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग इसी से रिलेटेड कि इस चैप्टर में जो थोड़ा सा जो दिया गया है कि उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करें, थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा सा उसको रीड करें कि किस तरह से वो कंट्रीज में क्या सिचुएशन रही उसको समझने की कोशिश करें कि आगे क्या क्या दिया गया है। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, यानी कि क्यों जरूरी होती है। इसके दो रीजन यहाँ पर दिए गए। फर्स्टली इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब रिड्यूस करती है कि झगड़े होने की संभावनाओं को कम करती है बिटवीन सोशल ग्रुप्स लीडिंग टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल instability lead to the disunity of country. This is called prudential reason, ये इसका prudential reason है। फर्स्ट रीजन इसका ये है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, डिजायरेबल क्यों है, जरूरी क्यों है। उसकी फर्स्ट एक बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े जो होते हैं उनको कम करती हैं, उसको कम करती। जिस तरह से श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की, उन्होंने सारी पावर जो है सिनाला कम्युनिटी ने अपने पास रखी। अगर वो थोड़ी पावर उन लोगों को भी दे देते तो उनके बीच में कम जो कंट्री में जो टेंशन वाला माहौल बना वो माहौल क्रिएट नहीं होता, वहां पर वायलेंस नहीं होती, सिविल वॉर स्टार्ट नहीं होती। बट बेल्जियम ने उसको संभाला कि वहां पर उसने सभी लोगों को इक्वल पावर दी, जिसकी वजह से वहां पर किसी तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। सेकेंडली बिकॉज इट इज द वेरी स्पिरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के एक आत्मा के रूप में काम करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि लोगों सभी लोगों को पावर मिलनी चाहिए। इन डेमोक्रेसी पावर कांट वेस्ट इन वन हैंड, कि डेमोक्रेसी में पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती है। इट इज एक्सरसाइज्ड बाय पीपल, लोगों के बीच में बांट दी जाती है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन विच कंसल्ट people in the decision making, people participate and have a stake in the government. This one is called moral reason। इसका moral reason है कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो है वो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने लीडर को चूज करते हैं इनडायरेक्ट वे में, हम वोटिंग के थ्रू अपने जो है लीडर को चूज करते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने उसको चूज किया इसलिए वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, डेमोक्रेसी की जो फीलिंग्स है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में, कि पब्लिक ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके और डिसीजन लेने के लिए उसको पावर दी, पब्लिक ने पावर दी उस व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग इन दोनों कंट्रीज की सिचुएशन आप लोगों को समझ में आई होगी कि पावर शेयरिंग किस तरह से की उन्होंने बेल्जियम और श्रीलंका की, कि दोनों की सिचुएशन वही थी बट एक ने अच्छी तरह से उसको पावर शेयरिंग करके उसको संभाल लिया, तभी श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया, अपनी पावर अपनी खुद की जो सिनाला कम्युनिटी थी उन लोगों ने अपने हाथ में रखा, जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन जो है वो बिगड़ गई। नेक्स्ट वन जो हम अगर बात करें इससे रिलेटेड, आप लोगों को मैं पीडीएफ भी ये सेंड करूंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों को रीड करना कि इसमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि पता है कि 10th का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों को छोटे छोटी बातों को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर डच कम्युनिटी के कितने लोग थे, फ्रेंच कम्युनिटी के कितने लोग थे बेल्जियम में, जबकि ब्रसेल्स में कितने लोग थे, वैसे ही श्रीलंका में कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, श्रीलंकन तमिल्स पॉपुलेशन कितनी थी। ये आप अपने जो नोट बना के इनको वन लाइन में लिखते रहना कि हमें किस तरह से करना है। जैसे बेल्जियम में कितनी पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग थी, वो जैसे 59% जो लोग थे वो डच स्पीक करते थे, 40% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, जबकि 1% लोग जो थे वो जर्मन बोलते थे। वैसे ही ब्रसेल्स में 80% जो लोग थे वो फ्रेंच और 20% डच हो जो कम्युनिटी के लोग थे या स्पीकिंग लोग थे। श्रीलंका में अगर हम बात करें 74% जो थे सिनाला थे, तमिल स्पीकर 18% थे। इस 18% में से भी अगर हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करें, 18% में से भी 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, यानी कि वहां के जो लोग हैं नेटिव लोग हैं वही थे, और उसमें से कुछ परसेंट जो लोग थे वो इंडियंस तमिल थे जो कि यहाँ से
इंडिया से वहां पर काम करने के लिए गए हुए थे। वहां पर 7% लोग ही क्रिश्चियन थे। ये इस तरह के एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि श्रीलंका में वहां पर कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम पर। तो ये छोटा से इसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है 7%, 8%, 9%, जैसे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वैसे ही कि वहां पर मोस्ट सिन्हाला जो थे उनका मेन रिलीजन क्या था, यानी कि वो किस धर्म से रिलेटेड थे। तो उसमें बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो अलग अलग रखेगा। तो आपको उसमें बुद्धिस्ट जो उसका आंसर है वो आपको चूज करना है। और यही आपका होमवर्क भी होगा आज का, कि इसमें आपको इस चैप्टर में जितना मैंने अभी तक करवाया उसमें से 1 लाइन क्वेश्चंस जितने भी बन रहे हैं वो आपको करने हैं। कौन सा एक्ट पास किया गया, जैसे 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला लैंग्वेज को वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया, बना दिया गया। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखनी है, तभी आप लोगों को चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ताकि दोबारा आपको बुक खोलकर ना देखनी पड़े। ठीक है, थैंक यू।